1 मिनट, एक पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, हो जाए। ठीक है, चलिए। तो कल हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया अकाउंट्स में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकम, सॉरी, इन 1 मिनट, ठीक ठीक। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम, ठीक है। इनकम, तो जो भी हम अर्न करते हैं, पैसा जो भी कमाते हैं, वो हमारी इनकम होती है। इनकम को 2 पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जो भी हम वर्क करते हैं, जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस भी हम प्रोफेशन में होते हैं, उससे जो अर्न करते हैं पैसा, वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। यानी जिसके लिए हम रेगुलर बेसिस पे एफर्ट लगाते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। और डायरेक्ट इनकम को छोड़कर अदर सोर्सेज से जो हमें इनकम जनरेट होती है, हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। खर्चे भी बिजनेस में 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जो भी एक्सपेंस हम फैक्ट्री में करते हैं और प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और जो भी खर्चे हम ऑफिस में करते हैं, हमारी सेल से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये भी क्लियर है सर। फिर हमने बात की एसेट्स, संपत्ति। बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट्स भी होंगे। एसेट्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट, सॉरी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। अभी मैं आप में से किसी से बोलूं, पूछो फिक्स एसेट, तो सब लोग बता देंगे सर, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट्स, ठीक। करंट एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स जो हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दें, वो हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, सन्डी डेटर। यानी जो भी ऐसी एसेट्स जो 1 साल के अंदर इजिली कैश में बदल जाए, वो हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स। पॉइंट क्लियर। अब हमने कल ये टॉपिक छोड़ दिया था लाइबिलिटी, यही हमें सीखना है। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व, जिम्मेदारी। अगर बिजनेस में कुछ इनकम हो रही है, बिजनेस में अगर कुछ इनकम हो रही है, कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लाइबिलिटी भी होगी। अब लाइबिलिटी में मैं बता रहा हूं करंट लाइबिलिटी, ठीक। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ध्यान से डेफिनेशन देखिए। कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी ऐसी कोई भी लाइबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है। ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर इजिली कैश में बदल जाए, वो हमारी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी जिम्मेदारी जो, कोई भी ऐसा दायित्व जो 1 साल के अंदर इजिली कैश में बदल जाए, वो हमारा क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। सर, हमें यहां तक याद है, सेम डेफिनेशन आपने करंट एसेट्स में भी पढ़ाई थी, कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाए, वो करंट एसेट्स होती है। सेम यहां पढ़ा रहे हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। एग्जाम्पल के तुम समझिए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल होता है करंट लाइबिलिटी का, संडे
सन्ड्री बोलते हैं, क्रेडिटर भी ले लो, ठीक। क्रेडिटर, देखो ये आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, सुना होगा आपने, डेटर और क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर कौन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार, जो हमसे भविष्य में पैसा लेगा। और आसान करते हैं, जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं। मान लीजिए आप किसी से उधार में 10,000 का सामान खरीद के लाए, आपने कहा भाई पैसा बाद में देंगे, तो जैसे आप सिंपल सी बात समझिएगा, जब आप किसी से उधार सामान खरीदते हो तो वो क्या करता है, अपनी नोट पैड में नोट कर लेता है कि भैया ये पैसा हमें इनसे इतना लेना है। जब आप किसी से उधार सामान खरीद के आओगे, तो आप अपनी अकाउंट्स बुक में भी तो लिखोगे। मान लो आपने मिस्टर बी से 10,000 का सामान खरीदा, तो आप अपनी अकाउंट्स बुक में लिखोगे ना कि भाई मिस्टर बी हमारे क्रेडिटर हैं, कितने से, 20,000 रुपए से। सर हम क्यों लिखेंगे, वो लिखेगा ना। अरे आप भी लिखोगे अपने हिसाब किताब की बुक में, क्यों सर, क्या फायदा होगा, देखो बताते हैं। मान लो अगर तुम नहीं लिखते हो, 1 महीने बाद मिस्टर बी तुम्हारे पास आए और कहें भाई मेरा पैसा लाओ, आपने आप कितना था, उसने कहा 25,000 रुपए, आपने नहीं लिखा, 1 महीना हो गए, भूल गए, आप 25,000 दोगे। लेकिन अगर आपने अपनी अकाउंट बुक में लिखा है कि मिस्टर बी हमसे 20,000 रुपए लेंगे इस लेन देन के अगेंस्ट में इस डेट को, तो जैसे वो 25,000 मांगेंगे, तो आप उनका रिकॉर्ड जब चेक करो, कहोगे 20,000 का तो लिया था इस डेट को उधार, 25,000 के, तो वो कहेंगे अच्छा 20,000 दे दो, हम भी लिखेंगे। तो आपने अपनी अकाउंट्स बुक में लिखा कि मिस्टर बी जो हैं वो आपके लेनदार हैं 20,000 रुपए से। पॉइंट क्लियर। अब मुझे ये बताओ सच्चाई से, आपने मिस्टर बी से 20,000 रुपए का उधार सामान लिया, तो ये भविष्य में आपसे पैसा लेंगे, पैसा लेने वाला पर्सन कौन होता है, लेनदार। तो ये बताओ क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनका पैसा उनको चुका दिया जाए, बिल्कुल बनती सर। तो जब तक नहीं पे करते हो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी रहती है। अब वही पॉइंट जो कल डेटर में सीखे थे, ये बताओ जब तुम 4 महीने बाद इनका पैसा इनको चुका दोगे 20,000 रुपए, तब भी बुक्स में लिखे रहोगे क्या कि मेरी लाइबिलिटी है, नहीं सर, लाइबिलिटी खत्म और पैसा हमारे पास से चला गया। तो वहां पे क्या होता है, करंट एसेट्स खत्म, सॉरी वहां क्या होता है, एसेट्स खत्म होती है और कैश आता है। यहाँ क्या हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो क्रेडिटर हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, शॉर्ट टर्म लोन। मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से, ठीक है, मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक, पॉइंट क्लियर। तो ये बताओ भैया, आप अपनी बुक्स में कहीं लिखोगे ना कि मैंने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए, क्यों सर, कल को कोई पूछ ले ये बताओ ड्रॉर में 1 लाख रुपए रखे ये कहाँ से आए, भूल गए। अगर लिखे रहोगे ये जो बैंक से लोन लिया वही पैसा तो है, तो आपने लिख रखा है कि मेरे ऊपर बैंक लोन है 1 लाख रुपए। अब ये बताइए क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बैंक से जो लोन के तौर पे पैसा लिया उसका पैसा उसको चुका दिया जाए, बिल्कुल बनती है। तो जब तक नहीं पे करेंगे आपकी जिम्मेदारी, आपकी लाइबिलिटी है कि बैंक का लोन उसको चुका दिया जाए। जब उनके लोन का विद इंटरेस्ट आप पेमेंट कर दोगे तो भी लिखे रहोगे क्या, नहीं, लाइबिलिटी खत्म और पैसा मेरे पास से चला गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल होता है, मैं थोड़ा मेन आज टॉपिक हमें कराना है तो इसको थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, ओवरव्यू में दे देता हूँ। बिल्स पेबल, ये समझा नहीं सकता, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और भी बहुत होती है, मैंने मेजर मेजर बता दिया आपको, ठीक, पॉइंट क्लियर। तो आज ओवरव्यू हमें समझ में आ गया कि भाई इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट्स क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है, इतना क्लियर, चारों चीजों के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, अब आज सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अब तो थोड़ा बहुत जानकारी है ना। रेवेन्यू सेल होती है, रेवेन्यू सेल, टोटल सेल, टोटल सेल को हम रेवेन्यू कहते हैं, जो आपकी सेल हुई है। प्रोफेशनल वर्ड में हम सेल को हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान समझना, ठीक है। देखिए, अब जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, पहले समझ लो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जिस तरह हम ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखनी हो तो एबीसीडी आना जरूरी है,
ठीक है ना, कहा जाता है ना, अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको ABCD आना चाहिए उसी तरीके से जो सिखाने जा रहा हूँ वो है, अगर आप जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आना चाहिए। क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो बताओ। ऐसा देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल। चाहे तो कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले इसको सीखने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, इसको जो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखने जा रहे हैं, इसको सीखने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, कल छुट्टी रहेगी दशहरे की, अगली क्लास थर्सडे को होगी। ठीक, तो हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट या गोल्ड। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, अभी मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, और ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आप में से जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, अगर मैं उनसे पूछूं जिनको अकाउंट्स की जानकारी नहीं है कि बताओ इसका क्या मतलब है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को इसका मतलब ना समझ में। और ये एक मीनिंगफुल है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसका मीनिंग है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नॉन कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको इसका मतलब नहीं पता है। ठीक, अब देखिए, यही चीज मैं ऐसे लिखता हूं, और अब देखना, अब सबको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, बिजनेस पेड, अब इधर देखो, बिजनेस पेड ऑफिस रेंट 10,000 इन कैश। इसका मतलब आप सबको पता चल रहा है, इसका मतलब आप सबको पता है, क्योंकि आसान भाषा में लिखा है ना कि बिजनेस ने पेड किया रेंट 10,000 रुपए कैश में। तो ये और ये एक ही चीज है, बस ये लेन देन आसान भाषा में लिखा है कि बिजनेस ने 10,000 रुपए रेंट कैश में दिया, तो सबको पता है इसका मतलब कि हमने रेंट पे किया सर 10,000 रुपए कैश में। और इसी को हमने अकाउंटिंग टर्म में लिखा है, यही यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग भाषा में लिखा है। इसी को हमने अकाउंटिंग बनी, इसी को हमने अकाउंटिंग टर्म में लिखा है, ऑफिस रेंट DR और कैश अकाउंट CR। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी लेन देन को, किसी भी आम बोलचाल की भाषा में जो लेन देन होता है, जैसे हमने माल खरीदा, हमने माल बेचा, हमने पेमेंट, हमने रेंट दिया, हमने सर, यानी किसी भी लेन देन को अकाउंटिंग भाषा में जो हम लिखते हैं वो डेबिट DR और क्रेडिट CR के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब, किसी भी आम बोलचाल की भाषा में किसी भी लेन देन को अगर हमें अकाउंटिंग टर्म में लिखना है तो हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट, यही डेबिट क्रेडिट सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, तो अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल समझ में आ गया, इन टाइप्स ऑफ अकाउंट में बताया क्या गया है, रूल बताए गए हैं। ये जो आप लोग देखते हैं ना लिखा रहता है डेबिट क्रेडिट, अपने मन से नहीं करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर किसी भी लेन देन में, अगर किसी भी आम बोलचाल की भाषा में जो हम लेन देन बोलते हैं, तो हमने 20 लाख का माल नगद में खरीदा, हमने 25 लाख का माल उधार में खरीदा, हमने रेंट पे किया, हमने इंटरेस्ट दिया, हमको कमीशन प्राप्त हुआ, तो किसी भी लेन देन को, किसी भी आम बोलचाल की भाषा में जो लेन देन हम बोलते हैं, अगर उसको हमें अकाउंटिंग भाषा में लिखना हो तो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो किसी भी लेन देन को अगर डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको अकाउंटिंग टर्म या जनरल एंट्री बोलते हैं, अकाउंटिंग एंट्री या जनरल एंट्री। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर हम सीख लेते हैं तो हम किसी भी लेन देन को अकाउंटिंग भाषा में आसानी तरीके से
अगर हम ये सीख लेंगे तो हमें ये रिकॉर्ड करना आ जाएगा। अब जो नॉन कॉमर्स नहीं जानते उनको नहीं समझ में आएगा, सर ऑफिस रेंट को डीआर में क्यों लिखा गया, कैश को सीआर में क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते कि कैश को डेबिट कर दिए होते, ऑफिस रेंट को क्रेडिट कर दिए होते। तो ये अपने मन से नहीं किया, रूल कहता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर हम सीख लेते हैं तो हम किसी भी लेन देन को अकाउंटिंग भाषा में डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में बड़े इजीली लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्लियर है? टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर है? अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट हम सीख लेते हैं तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, फटाफट बताइए। क्योंकि देखो यही नहीं समझ में आएगा कि हम सीख क्या रहे हैं तो फायदा क्या है। ठीक तो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल सीख लेंगे तो हमें डेबिट क्रेडिट का फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या सीखने जा रहे हैं कि किसी लेन देन को कब डेबिट में लिखना चाहिए और कब क्रेडिट में लिखना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है। अब इधर देखिए, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला रूल हमको बताया गया है, जो पहला रूल हमें बताया गया है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, वो बताया गया है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो पहला रूल बताया गया है वो बताया गया है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। तो हमें ये जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए इसमें 3 रूल हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो कंप्लीट एंट्री पास करना तीसरा रूल पढ़ने के बाद ही आएगा, तीनों आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट। तो हमें ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि किसी ट्रांजैक्शन में हम कैसे पहचानेंगे कि उस लेन देन में कोई पर्सनल अकाउंट आया है या नहीं आया, ताकि हम वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगा सकें। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता क्या क्या है ये हमें पहचानना ज्यादा जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे किसी लेन देन में पर्सनल अकाउंट है या नहीं है, क्या क्या आएगा, किसी भी पर्सन का नाम। अगर किसी लेन देन में किसी भी पर्सन का नाम आया है, जैसे किसी भी लेन देन में अगर किसी पर्सन का नाम आया है, हमारा आपका किसी किसी भी पर्सन का नाम आया है तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, RK एंड सन्स, यानी किसी फर्म, किसी संस्था, किसी कंपनी का नाम है तो वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। पॉइंट क्लियर है? यानी अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी संस्था का नाम आ रहा है और वो उस लेन देन में इंपैक्ट डाल रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब चलो सर ये मान लिया कि किसी लेन देन, मान लो किसी पर्सन का नाम आया है और वो उस लेन देन में इंपैक्ट डाला, तो उसको कैसे करेंगे। अब देखिए, तो ये तो हमने पहचान लिया कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता क्या है, सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है, किसी भी पर्सन का नाम। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, हमने आपको बताया किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी किसी लेन देन में, एक मिनट, ठीक, एक मिनट ना, एक मिनट, हाँ ये वर्ड में भी ना कभी कभी, चलो मैं ऐसे बाद में कर दूंगा। देखिए किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ देखो, आजा भाई, एक मिनट रुक जाएगा, ये वर्ड में क्या दिक्कत है, हाँ आ गया, ठीक। अच्छा ये इमेज है ना नीचे, रुक जाओ,
देखो अगर किसी भी, अब आ जाएगा, देखो अगर किसी भी लेन देन में, सॉरी हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस था, अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो रिसीवर है तो उसके नाम को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। अभी सब समझ में आएगा। अगर किसी भी लेन देन में किसी पर्सन का नाम आया है और वो गिवर है तो उसके नाम को कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट। यानी अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो उस लेन देन में रिसीवर है तो उसके नाम को डेबिट में। अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और उस लेन देन में गिवर है तो उसके नाम को क्रेडिट में। पॉइंट क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर इतना? सर नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। सर पहले ये बताओ, आपने कहा कि अगर किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो रिसीवर है तो उसके नाम को डेबिट में। अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो गिवर है तो उसके नाम को क्रेडिट में। ठीक, तो यहाँ रिसीवर और गिवर से मतलब क्या है? क्या रिसीव कर रहा हो या क्या गिव कर रहा हो? तो यहाँ रिसीवर से मतलब है मनी। क्या मतलब है? मनी। यानी अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो रिसीवर, मनी, बिजनेस से मनी, अभी सब समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ना समझ में तो बताइएगा। अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है, देखो एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातें मैं डेबिट क्रेडिट पढ़ाने से पहले ध्यान से सुन लो, कि हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यानी भी कोई भी लेन देन हुआ है तो जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमेशा अकाउंटिंग करते समय खुद को बिजनेस मान लो। यानी ये मत करो कि बिजनेस ने ये किया, ये मान लो तुम अकाउंटेंट हो, तुमने ये किया। फिर से सुन लीजिएगा, अकाउंटिंग हम हमेशा बिजनेस की करते हैं, और जो लेन देन अगर अकाउंटिंग कर रहे हो किसी बिजनेस की तो तुम ये मान के चलो वो लेन देन बिजनेस नहीं आप कर रहे हो, ताकि अकाउंटिंग अच्छी तरीके से हो। और तीसरी चीज, कभी भी अगर जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसकी बुक्स में कभी भी किसी भी लेन देन में डेबिट या क्रेडिट में उस बिजनेस का नाम नहीं आएगा, बिजनेस का नाम कभी नहीं आएगा। ठीक, तो हमने कहा कि अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो बिजनेस से मनी रिसीव कर रहा है, यानी वो रिसीवर है, तो उसके नाम को आप डेबिट में लिख दीजिए। ठीक, अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया है और वो बिजनेस से मनी गिव कर रहा है तो उसके नाम को कहां लिखोगे? क्रेडिट में। यानी अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आया वो बिजनेस से मनी रिसीव कर रहा है तो डेबिट में, गिव कर रहा है तो क्रेडिट में। पॉइंट क्लियर? अब बिजनेस, अब ध्यान देना, मैं एक लेन देन लिख रहा हूं, बिजनेस पेड 10,000 कैश टू अमित। ठीक, हमने कहा इस एंट्री को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखो। अब देखो मैं तरीका सिखा रहा हूं, हाँ, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, और हमसे कहा गया कि इस लेन देन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिख के बताओ। ध्यान देना, तरीका समझो। मुझे अभी मुझसे कहा गया इस, क्या एक हमने बिजनेस ने 10,000 रुपए कैश में अमित को दिए, क्या इस लेन देन को आप डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिख सकते हो? हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बताओ, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? हमने कहा रुक जाओ सर, पहले आपको डेबिट और क्रेडिट तो अपने दिमाग से निकाल देना है। अगर शुरू में ही डेबिट और क्रेडिट के चक्कर में पड़ गए तो नहीं सीख पाओगे। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, इस लेन देन को समझो कि इस लेन देन में एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक, तो और आसान तरीका बताता हूं कि बिजनेस मतलब मैं, हमेशा खुद को, अभी मैंने बताया कि खुद को बिजनेस मान लो, बिजनेस मतलब मैं। अच्छा, अब गगन जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को, फरीदाबाद से जो कनेक्ट होते हैं अनम्यूट करिएगा प्लीज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म उसमें मत जाइएगा अभी। बिजनेस मतलब मैं, अनम्यूट करिए। हाँ, गगन जी इसको पढ़िए, बिजनेस मतलब मैं, मैंने पेड किया 10,000 रुपए कैश में अमित को। क्या हो रहा है इस लेन देन में आपके पास? मेरे से अमित ने पैसे लिए, पैसा जा रहा है। एक एक तो मैंने 10,000 रुपए कैश पेड किए अमित को, आपने 10,000 रुपए अमित को दिए, तो आपके पास से क्या हुआ? पैसा गया। चलो भाई पैसा तो चला गया, किसको जा रहा है पैसा? पैसा किसको जा रहा है? अमित अमित को। तो अमित कौन सा अकाउंट है?
अमित कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ना, जी, एक जी, पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। और अमित यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है? अमित के बिहाफ पे सोचो तो अमित हमसे क्या कर रहा है इस लेन देन में? अमित रिसीव कर रहा है। पैसा रिसीव कर रहा है। तो एज पर रूल अमित पर्सनल अकाउंट है और इस लेन देन में हमसे बिजनेस से मनी रिसीव कर रहा है, तो इस लेन देन को अगर डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखना है तो अमित के नाम को कहाँ लिखना चाहिए? रिसीवर के नाम पे। डेबिट साइड में। क्यों ये बताइए, डेबिट में लिख सकते हैं ना अमित के नाम को? जी, 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 जी। हाँ कि भाई अमित डेबिट हो गया। क्यों डेबिट किया अमित को? क्योंकि सर अमित इस लेन देन में, अमित एक पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है अगर किसी लेन देन में कोई पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है तो उसके नाम को कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में। क्रेडिट छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। मैंने बोला था पूरा ये समझ में आया ना कि इस एंट्री में वैसे क्रेडिट में कैश होगा, लेकिन अभी इसको मत समझिए आप, ठीक। ये समझ में आया आपको कि अमित को डेबिट क्यों किया गया है? जी सर। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिजनेस received 5,000 in cash from मुकेश। मैंने फिर बोला आपको कि मुझसे बोला गया इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिख के बताना है, इस एंट्री को बताना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो बिजनेस मतलब मैं, ठीक, बिजनेस मतलब मैंने रिसीव किया 5,000 रुपए कैश में मुकेश से। बताओ गगन जी इस लेन देन में आपके पास क्या हो रहा है? मैं रिसीवर हूँ। ना गलत। आप ट्रांजैक्शन देखो, मैं गगन जी से क्यों बता रहा हूं आपको, जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं समझ पाओगे डेबिट क्रेडिट कर ही नहीं सकते। आपको इस लेन देन में हो क्या रहा है, पढ़ो पूरा एक लाइन से पढ़ो। बिजनेस रिसीव्ड 5,000। अगर ये लेन देन हुआ तो आपके पास क्या हुआ? बिजनेस ने मुकेश से 5,000 रुपए प्राप्त किए। अब आप दोनों वे लेके चलो, आपको मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है अभी, सिंपल है। सही बताया आपने कि बिजनेस मतलब मैंने प्राप्त किया 5,000 रुपए कैश में, तो मेरे पास क्या हुआ? पैसा आया। 5,000 रुपए आ रहा है ना, इस लेन देन के बाद क्या हुआ आपके पास? 5,000 रुपए कैश आ गया। चलो भाई पैसा तो आ गया। अच्छा ये पैसा किससे आ रहा है? पैसा किससे आ रहा है? मुकेश से। तो मुकेश कौन सा अकाउंट है? चलिए एक बार मीटिंग को पहले रिज्वाइन करिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। फटाफट मीटिंग को रिज्वाइन करिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, नहीं डेबिटर नहीं होंगे। वसीम जी बता रहा हूँ, प्लीज मीटिंग को रिज्वाइन करिए।